इसकी कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। तकरीबन कोई 200 साल पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि कंपाउंड को जो क्लासीफाई किया गया था उनकी ओरिजिन के बेसिस पे कि वो मिलते कहाँ से हैं। ऐसे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें जमीन से मिलते हैं, मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। और ऐसे कंपाउंड्स जो हमें जिंदा चीजों से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, तो यानी जिंदा चीजों से कार्बन के मिलने वाले कंपाउंड। एक चीज जहन में रखें, कार्बन उनमें जरूर हो, ठीक है। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जो जिंदा चीजों से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यानी केमिकल कंपाउंड दो किस्म के हो गए। केमिकल कंपाउंड कितने किस्म के हो गए? दो के। केमिकल कंपाउंड दो किस्म के हो गए। कौन कौन से? वो जो मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं, वो जो मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं यानी अर्थ वगैरह से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरे वो जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो कौन से केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो हमें अर्थिन सोर्सेज से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, उनको क्या कहा गया कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं यानी प्लांट से एंड एनिमल से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं, इनका नाम रखा गया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये चीज क्लियर है बेटा कि केमिकल कंपाउंड की सोर्सेस के बुनियाद पे कहां से वो मिलते हैं, इस बुनियाद पे उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो थे जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज यानी मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग सोर्सेज से मिले। पर जरूरी है कि किसके कंपाउंड हो? कार्बन के। डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ओनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो हमें मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनका नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया। जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। अब 200 साल पहले एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बना सका हो। यानी जितने भी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे 200 साल पहले, वो सब के सब हमें या तो प्लांट से मिले थे या फिर एनिमल से मिले थे। यानी हमने एलिमेंट की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से या किसी भी मिनरल सोर्स से लेबोरेटरी में मैन मेड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है साइंटिस्ट नहीं बना सके थे। तो इस सोच ने ब्रिजेलियस को मजबूर किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में नहीं बना है। जितने भी बने हैं तो वो कहां से मिले हैं? प्लांट्स और एनिमल से। तो इस सोच ने ब्रिजेलियस को 1807 में मजबूर किया एक थ्योरी प्रपोज करने में, जिस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। आप भी जानते होंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है, इसी सोच ने वाइटल फोर्स थियरी बाय ब्रिजेलियस इन 1807। इस बुक में 9 भी लिखा होता है, ठीक है, तो डेट का कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इस थ्योरी की दो पॉइंट्स थी। नंबर पहली ये, मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स नंबर वन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली
prepared from living organisms, prepared from living organisms such as plants and animals. अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 200 साल तक, 200 साल पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने कोशिश की, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला वो सब के सब कहां से मिले, वो मिले प्लांट्स और एनिमल्स से। तो इस सोच ने ब्रेजिलियस को पहली बार ये सोचने पे मजबूर किया कि क्यों ना एक थ्योरी प्रपोज की जाए, या इस सोच ने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या दिया कि जरूर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से पैदा होते हैं, इसमें जरूर एक चीज हो सकती है। एंड व्हाट इज दैट चीज हो सकती है कि जरूर लिविंग थिंग्स में एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है, एक डिवाइन फोर्स मौजूद है, एक सेक्रेड फोर्स मौजूद है। उसी की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में होती है। वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, जिंदा चीजों में होती है, ठीक है। तो इसलिए वाइटल का मतलब यही है, वाइटल मीन्स है लाइफ, वाइटल मीन्स व्हाट, लाइफ। और लाइफ किस में होगी, प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 200 साल पहले साइंटिस्ट का ये मानना था जरूर प्लांट्स और एनिमल्स में कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जिस फोर्स की प्रेजेंस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। और ये मिस्टीरियस फोर्स कहां पे मौजूद है, ये मिस्टीरियस फोर्स जो है आपके प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद है। इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ किससे बना सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल से बना सकते हैं। ये बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। दूसरी पॉइंट इसकी ये थी कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। और आप कह लें कि मिनरल सोर्सेस से तैयार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त के साइंटिस्ट का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए एक डिवाइन सेक्रेड फोर्स की जरूरत होती है, वाइटल फोर्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। क्योंकि मिनरल्स में, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो फोर्स नहीं होगी। इस वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है किससे तैयार नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। यह बात समझ रहे हैं बेटा, ये बात समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि नॉन लिविंग कंपाउंड्स के पास, मिनरल सोर्सेस के पास ये वाइटल फोर्स नहीं होती, ठीक है। अब सिर्फ अगर इसको मान लें तो 21 साल गुजरे थे, इसको मान लें तो 19 साल गुजरे थे कि एक साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक वोलर इन 1828, जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर। इसने क्या किया, इसने यूरिया एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एंड प्रोडक्ट होती है प्रोटीन डाइजेशन की। तो यूरिन, एनिमल यूरिन में आप पाया जाता है यूरिया, ठीक है। इसने यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन की एंड प्रोडक्ट होती है, ठीक है। यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी इस थ्योरी के कंट्राडिक्टरी था। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। पर इस बंदे ने वो काम करके दिखाया। इसने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसने अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको इसने क्या किया, हीट किया। तो दिस इज व्हाट, एन अमोनियम साइनेट। और ये एक कौन सा कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही हीट किया तो ये रीअरेंज हो गया, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और हमें जो चीज मिली दैट वाज यूरिया। तो इससे हमें यूरिया मिला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, वो भी लेबोरेटरी में, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ही गैव फर्स्ट बिलो, पहला झटका लगाया, फर्स्ट बिलो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने यूरिया को लेबोरेटरी में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया। यानी यूरिया इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एवर सिंथेटिक मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो था यूरिया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे बना था? वो था अमोनियम साइनेट। वो क्या था? अमोनियम साइनेट। तो ये बात समझ आ रही है। तो पहला झटका जो मारा था वाइटल फोर्स थ्योरी को, वोलर ने मारा था। और मजे की बात बताऊं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं? तो क्या बात थी कि फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहला झटका दिया। स्क्रीनशॉट काइंडली लेते जाना, बिजली के पता नहीं क्यों झटके आ रहे हैं, तो सिस्टम बंद हो जाता है। यूपीएस पता नहीं क्यों खराब हो गया, ये भी जो चीज लाते हैं खराब हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि फ्रेडरिक वोलर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया। यूरिया एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन की एक्सक्रीशन से बनता है, एनिमल यूरिन में पाया जाता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, मजे की बात बता रहा था मैं को, मजे की बात ये थी कि वोलर खुद को यकीन नहीं था कि उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटलिज्म इतना जहनों पे छा चुका था, क्योंकि हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और सबके सब कहां से मिले थे? लिविंग थिंग से मिले थे। तो इसको ये लग रहा था, या दूसरे साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि मे बी वोलर के हाथों से जो है वो वाइटल फोर्स निकली हो, उसने कंटिमिनेट किया हो किसको? अमोनियम साइनेट को। उसके बाद जाके बना क्या? बना यूरिया बना, ठीक है। तो कुछ भी हो, फिर भी अमोनियम साइनेट तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था ना। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए, तो ये बात थी कहां, कब की? 1828 की। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए, तो 1850 तक टिल 1850 बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार हो चुके थे। तो 1850 तक जाके वाइटल फोर्स थ्योरी जो है कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ये जो आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जिसके हिसाब से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते, वो 1850 में खत्म हुई। इवन दो पहला झटका उसको 1828 में लगा था, पर उसको क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है लोगों के जहन पे छा चुका था, तो उसको मिटाने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा समय लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात आई। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पहली वाइटलिज्म वाली डेफिनेशन, जो द डेफिनेशन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? वाइटल फोर्स थ्योरी। वो सिंपली यही थी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये एक कंडीशन लगी हुई थी, obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 200 साल पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो ये थी, वाइटल फोर्स थ्योरी की बेसिस पे, कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो हमें कहां से मिले? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसको किस में पढ़ेंगे? उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब नई डेफिनेशन क्या है? न्यू डेफिनेशन आफ्टर वाइटलिज्म, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म, क्या होगा? कौन बताएगा बेटा? कौन बताएगा आप में? दैट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
एंड देयर डेरिवेटिव्स, बस दो चीजें हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हमारे पास दो किस्म होने कंपाउंड होने चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स यानी CXHY, कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हो हमारे पास, ठीक है, और या फिर उसका कोई डेरिवेटिव हो, यानी यहाँ पे CXHY और यहाँ पे कोई ग्रुप लगाओ, ठीक है, तो इसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। तो या तो प्योर हाइड्रोकार्बन हो। अब देखें इस डेफिनेशन में कहीं पे भी सोर्स का नहीं लिखा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा जो प्लांट और एनिमल से मिले, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, हर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो कि हाइड्रोकार्बन हो और या उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, मान ले कि हमारे पास मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो अगर आप इसको, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं, इसकी क्लोरीनेशन करते हैं, तो मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन लगेगा उसमें। ठीक है, तो हम इसको जो है डेरिवेटिव किसको कहेंगे, इसको या इसको, यानी ए को कहेंगे या बी को कहेंगे या दोनों को कहेंगे, एंड बी आर बोथ आर डेरिवेटिव्स और ओनली ए इज डेरिवेटिव, क्या कहोगे आप लोग, ओनली ए इज डेरिवेटिव। ठीक है, तो ए और ये कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये ए और हाइड्रोकार्बन दोनों क्या होंगे, कहां पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लूं। चलिए अब करते हैं आगे। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात यह है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो, मिसाल के तौर पे आपके पास मीथेन है, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आपके पास इथाइन है, ठीक है, जो भी कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। राबिया कौन सी रिपीट करने वाली बात है, ऐसी कोई डिफिकल्ट बात हुई तो नहीं, सिंपल सी बात हो रही है अभी तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इसकी अगर हम डिफाइन करें तो क्या करेंगे, अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड भी होते हैं, अनसेचुरेटेड भी होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड भी होते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए केक्यूल ने बताया था, किसने, केक्यूल ने बताया था कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। केक्यूल ने बताया था कि जितने भी वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन सब में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाए, बॉन्ड 4 ही बनाएगा कार्बन, पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अगर कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो उस
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जल्दी थोड़ा कमेंट जल्दी करें। ओके, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद यह है कि अगर भी कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है, कंपाउंड में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो कंपाउंड में अगर, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड हो बाय फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज व्हाट? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके पास सिंगल बॉन्ड होंगे। और जब कार्बन अपनी चारों ही वैलेंसी सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करेगा तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन अपनी चारों ही वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड नहीं, कम से कम एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक भी पाई बॉन्ड मौजूद हो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान, तो उसको आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहोगे। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2, ठीक है, और आपके पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पे क्या चीज है? प्रोपीन। ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपीन, ठीक है। नीचे क्या चीज है? ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इनमें एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होने के लिए जो डबल बॉन्ड चाहिए वो किसके दरमियान चाहिए? कार्बन कार्बन के दरमियान चाहिए। तो अगर यहां पे देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, तो यानी ये वाला क्या कंसीडर करेंगे? सैचुरेटेड। ये वाला क्या कंसीडर करेंगे? अनसैचुरेटेड। यानी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं बेटा? ये बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अनसैचुरेटेड होने के लिए कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड में कंसीडर नहीं करेंगे। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने के लिए क्या सारे बॉन्ड सिग्मा हो? अगर हाइड्रोकार्बन में सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, पहली बात कि ये हाइड्रोकार्बन है नहीं, ठीक है, पर अगर हम हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के होते हुए भी हम इसको सैचुरेटेड कंसीडर करेंगे, अनसैचुरेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखिए, तो अगर कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ कि सारे सिंगल बॉन्ड है। जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, पर चारों ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी अपनी वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई कर रहा है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कंपाउंड क्या होगा? सैचुरेटेड। अब एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, कौन सी? इसके एग्जांपल जो हैं वो हैं अल्केन्स। तो अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको समझ आना चाहिए कि अल्केन्स में 4 बॉन्ड होंगे, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों ही जो है सिंगल बॉन्ड होंगे, या डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। अल्केन में क्या करेंगे? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, इनमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है बेटा? अच्छा, अगर आपको कंपाउंड में डबल बॉन्ड मिलता है तो इस फैमिली को हम क्या कहेंगे? अल्कीन्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो हम क्या कहेंगे? अल्काइंस, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आपको आती होंगी, फिर भी एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो? ओके, तो अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद चलिए वापस आते हैं, ठीक है? तो पहले इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द वर्ड ऑर्गेनिक मींस लाइफ और लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। So more than 200 years ago, early chemists recognized organic compounds distinct from inorganic compounds because of the difference in their origin and properties. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे थे, इस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते थे साइंटिस्ट उस वक्त के। The compounds obtained from living organisms, plants and animals were classified as organic compound. तो ऐसे कंपाउंड जिनको प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव किया गया या आइसोलेट किया गया तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, ठीक है? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग और मिनरल सोर्सेज, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया।
ड्यूरिंग दिस पीरियड केमिस्ट फेल्ड टू सिंथेसाइज एनी सिंगल कंपाउंड। तो ये जो पीरियड था 1800 जो है 28 से पहले, 1828 से पहले जो भी पीरियड था, जितने भी ईयर्स थे, तो उसमें एक सिंगल कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में नहीं बन पाया था। इसी बेसिस पे जो आपका ब्रेजिलियस था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की। खनिया, ठीक है। तो लेबोरेटरी लेट देम बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और only by with or within organic compound with the help of mysterious और सुपरनेचुरल फोर्स, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एक सुपरनेचुरल फोर्स की जरूरत पड़ती है। उस फोर्स का नाम रखा गया क्या? वाइटल फोर्स रखा गया, ठीक है। ब्रेजिलियस इन 1807 इसने एक थ्योरी प्रपोज की जो हमने डिस्कस कर ली, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। इसने अमोनियम साइनेट से किया, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, इसको रहने देते हैं लेबोरेटरी में। इसकी डेफिनेशन भी हमने कर ली, मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब मीथेन जो है छोटे से छोटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज अ मीथेन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। दूसरा कंपाउंड नहीं आयन हो सकता है, इससे आप मिथाइल रेडिकल बना सकते हो, इससे आप कार्बिन बना सकते हो, छोटा हो सकता है, पर छोटे से छोटा जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो मीथेन होगा। मीथेन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, यानी तकरीबन जितने, क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो यही बात है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। तो इनको हम क्या कहेंगे भैया? इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, these compounds में also contain, अच्छा इनके बाद अगर कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बाद इनमें और कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलिकॉन एंड सम मेटल्स। तो ये कुछ दूसरे एलिमेंट हैं, हेट्रो एलिमेंट हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन, तो ये उनमें हो सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? केक्यूल इन 1865 प्रूव दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अभी मैंने आपको बताया कि केक्यूल था जिसने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो 4 होगी, ठीक है। केक्यूल आल्सो एस्टेब्लिश चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो केक्यूल ने बेंजीन की फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर, ये जो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे बेंजीन के बनने के बाद, तो ये जो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की, वो किसने दी थी? वो केक्यूल ने दी थी, केक्यूल ने दी थी, ठीक है। वो किसने दी थी? केक्यूल ने दी थी। उसके बाद इन द व्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दे आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट क्यों पढ़ते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। मान लें क्या चेंज होता है, तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पर उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होती हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं तो दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सेप्शंस आर देयर बट दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद आयनिक रिएक्शन फास्टर देन होते हैं किससे? कोवेलेंट रिएक्शंस के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कोवेलेंट होते हैं, तो इनके रिएक्शंस जो हैं वो स्लोअर देन होंगे किसके? आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनमें आइसोमेरिज्म नहीं होती, इनमें आइसोमेरिज्म होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है होमोलॉगस सीरीज में जो है अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक्टिव साइट, एक एक्टिव साइट नहीं होती, एक ही एक्टिव साइट होती है। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं? केटिनेशन। तो केटिनेशन की वजह से कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकता है, एक कार्बन से लेके हजारों कार्बन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर बहुत ही कम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, उसके बाद अल्दो अर्थ कंटेन्स ओनली 0.02%, यानी अर्थ का जो मास है वो जस्ट 0.02%
कार्बन का बना हुआ है। तो अर्थ क्रस्ट जो है इतना बना हुआ है, पर कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस हैं। तो ये इतने सारे कंपाउंड कहां से आ गए? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। राधिका मैं पूछ के आता हूं, ठीक है? अगर आप में किसी को पता है तो मेरी नॉलेज में इजाफा करें। राधिका को यह जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जगह सिलिकॉन को क्यों नहीं लिया गया। अगर किसी के पास आंसर है तो मुझे बता दें। मेरे पास सिंपल आंसर है कैटिनेशन। कार्बन को हाईएस्ट कैटिनेशन पावर होता है, ठीक है? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जहन में कहां से आते हैं राधिका? चैट जीपीटी को ज्यादा सर पे चढ़ गया है क्या? तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। व्हाट इज कैटिनेशन? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलियंस में इतने कंपाउंड क्यों होते हैं? होगी भाई, मुझे पता नहीं, भेज दें मुझे, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। एक लाइन है तो कैटिनेशन होती है, और कोई है तो मेरी नॉलेज में काइंडली इजाफा कर दें। आई विल रिमेन थैंकफुल टू यू, ठीक है? तो व्हाट इज कैटिनेशन? या ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने मिलियंस में कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने मिलियंस में इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के साथ भाई सीधी चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, कार्बन साइकिल भी बना सकता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है दूसरे किसी भी एलिमेंट में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि कार्बन में। इस वजह से कार्बन के जो है मोर देन 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन है। 30 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिपोर्टेड है। द कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, आपकी जो है कोई भी जो है रिंग कंपाउंड बना सकता है। इन पीरियोडिक टेबल इट इज हाईएस्ट फॉर कार्बन फॉलोड बाय सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन भी कहीं पे आ जाता है। तो रिमेंबर वन थिंग, क्या याद करना है आपको कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए एक चीज जरूरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए एक चीज जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट? जरूरी कि उसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। अब यह जरूरी नहीं है कि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं। तो कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते, ये आपको पता है कि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते। डू यू नो दिस थिंग? क्या कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं? जल्दी कमेंट करें। होते हैं? नहीं होते। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है? उसके बाद मेटल के कार्बोनेट हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मेटल के साइनाइड हो गए, ठीक है? पोटेशियम साइनाइड हो गया। तो ये कुछ प्री हिस्टोरिक कंपाउंड्स हैं। ड्यू टू प्री हिस्टोरिक अननोन रीजंस वी कंसीडर दीज कंपाउंड्स एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनके रीजन अगर लॉजिकल रीजन देखें तो इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इनको आप होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप होमोलॉगस सीरीज में अरेंज कर सकते हो, ठीक है? और इनको आप होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते, इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है। दूसरा, बुक्स ये लिखते हैं कि ड्यू टू प्री हिस्टोरिक रीजंस, कि पुराने दौर से क्योंकि हम इनको इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो प्रॉपर्टी, ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट है, ये आयनिक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं। इस वजह से इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। उसके बाद इसको सेव करते हैं। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट जिसमें क्या ग्रुप हो, ये ग्रुप हो, ये आयन पाया जाए, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एलाइज हो गए जिसमें कार्बन यूज होता है, ठीक है? एलाइ वैसे भी कंपाउंड होता ही नहीं है, एलाइ मिक्सचर होता है, ठीक है? उसके बाद कार्बोनाइल्स, के बाद साइनाइड्स, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, साइनेट हो गए, आइसोसाइनेट हो गए, सल्फाइड हो गए, ठीक है? कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हो गई। तो इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिजेंबल नहीं करती। इनको हम फंक्शनल ग्रुप में, इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इनको हम होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। इस वजह से ये कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हैव यू रिकॉग्नाइज दिस पॉइंट
कि इन कंपाउंड को क्यों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा? ओके ओके ओके, रोबिया रोनित सब ठीक है, ओके ओके। चले उसके बाद आते हैं, these compounds are not considered organic compound due to their inorganic nature by source and properties in nature bonding इनमें inorganic compound जैसे do not have functional group, they cannot be arranged in homologous series। ठीक है, अब ये सिंपल से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, इसको रहने देते हैं। किसकी नेचुरल सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली कहां से मिलते हैं? तो देयर आर 4 सोर्सेज। एक तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं? भाई आप प्लांट्स और एनिमल को देखें, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, उसके बाद स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स, ये सारे इनके क्लासेस हैं, विटामिन, एंजाइम्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेंगे। ठीक है, तो द मिनरल रिजर्वायर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो पहली जो रिच सोर्स है वो कोल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोलियम। दीज आर द मिनरल सोर्सेस कह लें और फॉसिल फ्यूल्स कह लें, यानी लार्ज जो रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो कि स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ जो स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ जो है मैटर से बने, तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो पहली जो सोर्स है दैट इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ सोर्स ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स, ओनली 4 हाइड्रोकार्बन्स, सिर्फ 4 होंगे, सिर्फ 4। कौन कौन से भाई? मीथेन होगा। मीथेन की परसेंटेज नेचुरल गैस में कितनी? 94.6। इथेन की कितनी? 1.06। प्रोपेन की कितनी? 0.28। ब्यूटेन की कितनी? 0.17। बाकी ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, पर नेचुरल गैस में होते हैं। नेचुरल गैस को पाकिस्तान में सुई गैस कहते हैं, क्योंकि सुई विलेज था बलूचिस्तान में जिसमें सबसे पहले क्या मिली थी? गैस मिली थी, नेचुरल गैस, इसलिए उसको सुई गैस भी कहते हैं। तो नेचुरल गैस इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये गैसेस, ये मिक्सचर जो होता है 6 गैसेस का मिक्सचर है जिसमें 4 ऑर्गेनिक हैं। 6 गैसेस हैं टोटल, जिसमें 4 ऑर्गेनिक हैं, बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस में पढ़ोगे? आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, मेनली मीथेन। वैसे तो इसमें 6 गैसेस हैं जिसमें 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, पर क्योंकि ये गैस है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि ये गैसेस हैं तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होनी चाहिए, ज्यादा? कम होगी। ठीक है, तो ये लो बॉइलिंग मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है। नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर या कह लें प्लांट्स, ट्रेलिंग एनिमल्स और ट्रीज, अंदर जो प्लांट्स में ट्री भी आ गया तो दफन हो गए थे जमीन में, तो उनमें स्लो डिकम्पोजिशन हुई, एनारोबिक, विदाउट ऑक्सीजन, आहिस्ता आहिस्ता स्लो, लाखों साल लगे। उसमें जो मैटर बनेगा उसमें आपका ये नेचुरल गैस भी होगी। इट इज यूजुअली फाउंड अबोव द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो जहां पे पेट्रोल के कुएं मिलेंगे, पेट्रोल वेल्स मिलेंगे, वहां पे उसके सरफेस के अबो जो है, जहां पे पेट्रोल, क्योंकि वो लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, तो उसके ऊपर जो है ये नेचुरल गैस, जहां पे भी पेट्रोल मिलेगा वहां पे नेचुरल गैस जरूर मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ नेचुरल गैस भी निकलती है। इन पाकिस्तान इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? सुई गैस। तो पहली सोर्स ये है, पहली सोर्स क्या है? नेचुरल गैस। तो दूसरी सोर्स पे चलते हैं। और दूसरी बात क्या कि नेचुरल गैस में कितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं? कौन बताएगा? नेचुरल गैस में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं? 4। टोटल गैसेस कितनी मिलती हैं नेचुरल गैस में? 6। ठीक है, और ये यहां से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो लो बॉइलिंग होते हैं या हाई बॉइलिंग होते हैं?
क्योंकि गैसेस है, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल वीक होती है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो कोल की बात करते हैं। द सेकंड सोर्स इज कोल। कोल कैसे बनता है? इट इज बिलीव्ड दैट कोल इज फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बरीड ट्रीज इनसाइड द अर्थ क्रिस्ट। अब देखिए, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कि आपके जो प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स धरती में दफन हो गए, ठीक है, दफन हो गए। दफन होने के बाद कुछ हजार लाखों सालों के बाद उनकी ये जो फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें अभी तक वो ग्रीन मैटर ही रहेगा, उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू होगा। तो कोल बनने की जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पीट। पीट के बाद जो है अंडर हाई प्रेशर एंड, जैसे नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। पीट स्लोली कन्वर्ट होगा किसमें? लिग्नाइट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल इज व्हाट? पीट। पीट कन्वर्ट होगा किसमें? लिग्नाइट में। लिग्नाइट कन्वर्ट होगा किसमें? सब बिटुमिनियस कोल में। और बिटुमिनियस और आखिरी स्टेज जो होती है वो एंथ्रासाइट होती है। यानी कोल बनने की फर्स्ट स्टेज पीट, पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद आप सीधा बिटुमिनियस पे आए, बिटुमिनियस के बाद क्या होगा? एंथ्रासाइट होगा। तो हम अगर बिटुमिनियस कोल की बात करें तो इट इज सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल। इट इज सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल, ये सॉफ्ट फॉर्म होती है कोल की। और एंथ्रासाइट जो है इट इज हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है। तो इसमें क्या होता है? एंथ्रासाइट जो है बिल्कुल हार्ड होती है, जबकि जो आपकी बिटुमिनियस कोल है, ठीक है, वो एक जो है नरम या सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड दैट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बरीड ट्रीज inside the what earth कोई billion million years ago due to bacterial and chemical reaction on wood it got converted into peat। तो जब आपके प्लांट्स दफन हो गए थे तो इन पे जब बैक्टीरियल, तो यहाँ पे ट्री जो है, ट्री पे बैक्टीरियल और केमिकल चेंजेस आई, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ये पीट में कन्वर्ट हुआ। पीट आगे चलता जाएगा। हमारे लिए अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारे लिए यूजफुल फॉर्म कौन सी होगी इन सब में? पीट होगी, लिग्नाइट होगी जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं, बिटुमिनियस होगा या एंथ्रासाइट होगा? कौन होगा? आप धोखा मारे। एक आंसर आ गया, एंथ्रासाइट। बिटुमिनियस कोल होता है, ठीक है, कौन सा? बिटुमिनियस कोल। चलिए भाई, देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पीट इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल। तो पहले ये जो ट्री डेड हुआ था, जब जमीन में दफन हो गया था, ठीक है, तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? पीट में। पीट आहिस्ता आहिस्ता हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, हीट पे कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी वेरियस फॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद क्या? द बिटुमिनियस कोल इज द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल इज एन इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे वो बिटुमिनियस फॉर्म से सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये वो इजी फॉर्म है जिसको हम आप इजीली क्या कर सकते हो? इसकी आप इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके आप इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। कंपाउंड्स व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो बिटुमिनियस कोल को जब आप क्या करोगे? जब इसको स्ट्रांगली हीट करोगे अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको बिटुमिनियस कोल देगा। क्या? कोल गैस, कोल टार, कोक और अमोनिया का लिक्विड, ठीक है। कोल गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कुछ अमाउंट में इथीन, कुछ अमाउंट में इथाइन, इथीन एंड इथाइन, ठीक है। कोल टार में क्या होता है कि 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स, 215 एरोमेटिक कंपाउंड है। कोक क्या है? प्योर कार्बन है, ठीक है। एमोनियम का लिक्विड क्या है कि अमोनियम आयन हो सॉल्यूशन में। अब अमोनियम आयन के साथ नेगेटिव कोई भी हो सकता है। नेगेटिव कौन हो सकता है? नेगेटिव अमोनियम आयन के साथ जो है आपका नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। तो ट्री से प्लांट जो दफन हो गया था उसकी बिटुमिनियस फॉर्म से हमें जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कोल है, कोल की हमने की क्या? कार्बोनाइजेशन या इसको ही हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये होगी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एनाएरोबिक
विदाउट ऑक्सीजन आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? नंबर पहली प्रोडक्ट जो मिलेगी दैट इज अ कोल गैस, दैट इज अ कोल गैस। जो दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज अ कोल टार, कोल टार। जो तीसरी प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज अ व्हाट? कोल टार के बाद क्या मिलेगा आपको? कोक मिलेगा। और जो चौथी प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज अमोनिकल लिक्विड, अमोनिकल। तो अमोनिकल लिक्विड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि अमोनियम आयन इन सॉल्यूशन, अमोनियम आयन इन सॉल्यूशन या अमोनियम सॉल्यूशन कह लें, ठीक है। अमोनियम सॉल्यूशन में क्या हो गया कि आपका अमोनियम नाइट्रेट हो गया या अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। आईएम कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस में 50% जो है वो हाइड्रोजन होती है, उसके बाद कोई 30 to 35% मीथेन होती है, ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद जो है इथीन, और कुछ मिकदार में इथाइन पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज क्या है कि इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल। हर उस चीज को फ्यूल कहते हैं, हर उस चीज को फ्यूल कहते हैं, ठीक है। मोर देन 90% होगी इरफान, मोर देन 90%। तो हर उस चीज को फ्यूल कहते हैं जो जल के एनर्जी दे। तो व्हाट इज द फ्यूल? यानी फ्यूल जो है, फ्यूल इज एनी सब्सटेंस विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एनर्जी, जो आपको जल के क्या दे? एनर्जी। तो आपके पास कोयला है, जल के एनर्जी देगा, आपके पास पेट्रोल है, जल के एनर्जी देगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होके एनर्जी दे उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो कोल टार में आपको क्या मिलने वाला है? कोल टार में आपको, कोल टार इज मिक्सचर ऑफ 215 एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो मुझे बताएं, मुझे बताएं, लिक्विड स्टेट में होते हैं तो आप इस पे कौन सी टेक्निक यूज करके 215 एरोमेटिक कंपाउंड को सेपरेट करोगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या यूज करोगे? आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। तो जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे तो आपको 215 एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन है, टोलीन है, ज़ाइलीन है, ठीक है, ये आपको कुछ हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो 1000 किलोग्राम कोयले से कोई तकरीबन 100 शायद कोई 100 to 50 to 100 किलोग्राम आपको कोल टार मिलेगा। उसमें 1 किलोग्राम बेंजीन मिलेगा, यानी 1000 किलोग्राम कोयले से आपको 50 to 100 किलोग्राम किसका मिलेगा? कोल टार का। उसमें आपको कोई अराउंड 1 kg जो है वो क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। तो हम क्या कहें कि कोल टार इज रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कोल टार इज रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये रिच होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। हमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड कोल टार से मिलेंगे। व्हाट इज द कोक? कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ एमार्फस कार्बन, कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ एमार्फस कार्बन। इसका यूज क्या है? स्टील इंडस्ट्री में एज अ कार्बन ब्लैक पॉलिश बनाने में, ब्लैक डाई बनाने में। स्टील में इसका क्या यूज है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन जो है, आयरन इस फॉर्म में मिलता है ना, इसके अपने ओर में, किसमें? Fe3 मैग्नेटिक ऑक्साइड में, ठीक है, या हेमेटाइट में मिलता है। तो यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम कार्बन को यूज करते हैं। तो जब हम इसको कार्बन से क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहां पे ऑक्सीजन निकलता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो आयरन से ऑक्सीजन सेपरेटली क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे आपकी इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होती जाएगी। और ऑक्सीजन को रिमूव कौन करा रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है कौन? आयरन करा रहा है, ठीक है, आयरन करा रहा है। तो इसलिए जो है सॉरी कार्बन करा रहा है, तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस, इसको टाउन गैस भी कहते हैं। इट इज कंबस्टिबल मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जलाने के काम आती है, जला के एनर्जी लेंगे। कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज।
for extraction of metals and also used in the as a fuel in homes and factories। तो हम बेकिंग के लिए कोयल को यूज करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर बारबेक्यू सेंटर पे देखा होगा कोयला जला के हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल टार में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 215 एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। दीज कोल प्रोडक्ट्स फॉर्म स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसको भी रहने देते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्वर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। द नेक्स्ट चीज इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? देयर आर टू वर्ड्स, टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन वर्ड हैं। दो लैटिन वर्ड कौन से हैं? एक है पेट्रा, पेट्रा मीन्स है रॉक। दूसरा है ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल। तो इसकी लिटररी मीनिंग है रॉक ऑयल। क्या मतलब इसका? रॉक ऑयल कहां से मिलता है, कहां बनता है, कैसे बनता है? ये भी जो प्लांट्स एनिमल्स धरती में दफन हो गए थे कोई 500 मिलियन ईयर्स के बाद। 500 मिलियन ईयर्स पता है कितने बनते हैं? 500 मिलियन। मिलियन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5000 हो जाएगा। 5000 सॉरी मिलियन जो है तो 5000 लाख साल हो जाएंगे, 5000 लैक्स। तो तकरीबन कोई 5000 लाख साल पहले, 5000 लाख साल पहले जो चीजें धरती में दफन हो गई थी, जलजला आया, धरती फट गई, ठीक है। अंदर जो है इंसान, जानवर, उसके बाद दरख्त दफना गए, अंदर आ गए, ठीक है। तो वो जो है उनमें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो केमिकल चेंजेस आएगी, जैसे कोल बन रहा था इस तरह से पेट्रोलियम भी बनता है। क्योंकि शुरू में पेट्रोलियम जब मोस्टली ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता था तो इसको रॉक ऑयल कहते हैं। पर अभी जो है आपको घोटकी में कोई रॉक नहीं, पर वहां पे भी आपको पेट्रोलियम मिलता है। डहरकी में भी मिलता है, आपको बलूचिस्तान में भी मिलता है, पर वहां पे पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो द वर्ड पेट्रोलियम इज कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड्स, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो इसकी लिटररी मीनिंग है रॉक ऑयल। इट इज फाउंड बाय द स्लो एंड केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि ये रॉक्स के अंदर बनता है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया था शुरुआत में, ठीक है। When extracted from rocks, it appears like a, जब इसको हम रॉक से, पहाड़ियों से जब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को नीचे से निकाल के उसमें उसको जो है उसके कंपोनेंट को क्या करें, सेपरेट करें। तो जब हम वहां से निकालते हैं, ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ ब्लैकिश कलर और डार्क ब्राउन कलर। ब्लैकिश और डार्क ब्राउन एक ही चीज है, कॉल्ड क्रूड ऑयल। जब इसको हम सेडिमेंट्री रॉक से निकालते हैं उस वक्त इसकी अपीयरेंस या तो ब्लैकिश होती है या फिर डार्क ब्राउन होती है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, खाम तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम हैज स्ट्रॉन्ग अनप्लेन्ड स्मेल, यानी इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप कपड़ों को लगा के घूमें तो पूरा शहर आपको जो है ना पीछे से 5 का टाइम देगा। 5 का टाइम समझते हो? जो समझ गया हाथ ऊपर करे, जो समझ गया हाथ ऊपर करे। नहीं, चले कभी फुर्सत में बताऊंगा। तो इसकी बहुत ही अनप्लेन्ड स्मेल होती है, ना बर्दाश्त करने जैसी बदबू होती है, ठीक है, जैसे कि शमू चसी के मोजे सूंघ लें आपने। तो इट इज कॉल्ड मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। तो जिनके पास, जिन कंट्रीज में ये पाया जाता है वो खुशहाल कंट्रीज हैं। हमारे पास भी पाया जाता है पर थोड़ी मिकदार में। पर अगर आप इधर चले जाएं, अरब वर्ल्ड में चले जाएं, तो आपको ये बहुत मिकदार में मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये वहां पे ज्यादा तादाद में मिलता है, ठीक है। द मिनरल ऑयल इज कॉल्ड क्रूड ऑयल व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म। अब पीटीबी ये लिख रही है, देखें क्रूड ऑयल जो है अनरिफाइंड होता है। तो ये कह रहा है कि जो सेडिमेंट रॉक से या जमीन से हमने जो पेट्रोलियम लिया, तो अगर उसको प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। मे भी सही हो। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। किस बुक में लिखा हुआ है? नॉर्मली अपने बुक में नहीं है। साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आपको अल्केन भी मिल जाएंगे, अल्कीन्स भी मिल जाएंगे,
अल्काइंस भी हमारे टेक्स्ट बुक में ये अल्काइन नहीं है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो साइक्लो अल्केन्स एरोमेटिक कंपाउंड और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम में जो पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है। तो पेट्रोलियम जो है मिक्सचर है, तो इसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जरूर हम कोई टेक्निक यूज करेंगे। तो जैसे हमने कोल में क्या किया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो हमने उसमें क्या किया था, कोल टार में लिक्विड मिक्सचर था तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी। तो पेट्रोलियम भी एक लिक्विड मिक्सचर है। तो व्हाट टेक्निक यू प्रेफर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? क्या करोगे आप लोग? फ्रैक्शनल करेंगे, ठीक है। तो जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 500 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो चुके होते हैं। 500 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो चुके होते हैं। अब वो कंपाउंड कौन से होते हैं, आए उसको देखते हैं। ये कंपाउंड है जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है थोड़ा आपको बता दूं। ये हमारे पास हो गया क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इसमें मौजूद है, ठीक है, क्रूड ऑयल यहां पे मौजूद है। हम इसको कर रहे हैं हीट, इसको हीट करेंगे तो इसके क्या बनेंगे, वेपर्स। यहां से वेपर्स निकले, यहां पे एक बड़ा सा एक कॉलम बना हुआ है, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं, ठीक है। इस कॉलम में डिफरेंट चेंबर्स होंगे, डिफरेंट चेंबर्स होंगे। हर चेंबर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल यहां से 200 से हुई, 160 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो जब आप क्रूड ऑयल को यानी पेट्रोलियम को हीट करोगे तो उसके वेपर्स निकलेंगे। वेपर सीधा पहले पाइप के थ्रू पहले चेंबर में आएगा जहां पे टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लें कि कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ठीक है, इस मिक्सचर में जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक अननोन कंपाउंड है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो वेपर होके आएगा 200 वाले चेंबर में, तो ये 50 पे बॉयल हो जाता है। तो 200 पे क्या होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। 200 पे क्या होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। क्या होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, गैस होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो 50 पे गैस बन जाता है। बॉयल होने का मतलब यही है कि गैस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 200 वाले में आएगा ये क्या होगा, गैस होगा। तो ये क्या इसी में ही ट्रैप हो जाएगा या ऊपर जाएगा, इसी में ट्रैप हो जाएगा या ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कहां पे ट्रैप होगा, जिस चेंबर में टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि ये 50 पे बॉयल होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 50 से कम होगा उस चेंबर में जाके ये क्या हो जाएगा, कंडेंस होगा या बॉयल होगा। उस चेंबर में जाके ये क्या हो जाएगा, कंडेंस होगा कि बॉयल होगा। है कोई बताने वाला? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। तो बताएं किस में होगा, ए बी सी डी ई, किस में होगा कंडेंस, किस में होगा, किस में जाके ये ट्रैप हो जाएगा, लिक्विफाई होगा। गलत, सी सही, सी में। सी वो चेंबर है, ठीक है। आप ऊपर क्यों जा रहे हैं, जैसे ये इसमें आया 40 वाले में तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लिक्विड हो गया तो अभी तो बॉयल नहीं हो रहा, बॉयल नहीं हो रहा तो ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर तब जाता इसकी बॉइलिंग पॉइंट 40 से भी क्या होती, कम होती, तो फिर ऊपर चला जाता। अब 40 में आके ये ट्रैप हो जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट किसके 60 और 40 के दरमियान होगी, यानी 40 से ज्यादा होंगी और 60 से तक होंगी, तो वो सारे आके इधर सी चेंबर में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। वहां से हम कंपोनेंट क्या करते जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे। सेपरेट करके बाद में फिर उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं तो एक ही कंपाउंड हो, ठीक है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट आपकी 40 और 60 के बीच में आती है, बहुत और भी बहुत होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें 500 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं जब हम इसको
सिर्फ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो कौन से कंपाउंड मिलते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, आए देखते हैं। बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको C1 to C4 मिलेंगे, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक। नेचुरल गैस हो गई, बॉटल गैसेस, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। इनका यूज ये होता है कि ये सिलेंडर वगैरह में यूज करते हैं, इनको बॉटल गैसेस कहते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस में आपको मीथेन ईथेन मिल जाता है। C20 to 60 में C5 6 पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट इसको कहते हैं, सॉल्वेंट यूज करोगे, और ये 5 और 6 जो आप इसको एज अ गुड पेट्रोल यूज कर सकते हो, ठीक है। और 60 to 120 में आपको लिग्रोइन, सॉल्वेंट, नेफ्था, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। आपको 12 to 16 में केरोसिन ऑयल मिल जाएगा, 5 to 10 में गैसोलीन और पेट्रोल मिल जाएगा। सो C20 हायर में आपको लिब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपको मिलेंगे C20 हायर, पैराफिन वैक्स हो गया, एस्फाल्ट हो गया, टार हो गया, ये सारी चीजें आपको, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलेंगे, पेट्रोलियम से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, पेट्रोलियम से मिलेंगे, ठीक है। तो गैसोलीन जो है, गैसोलीन को हम पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, अकॉर्डिंग टू अवर बुक। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। अगर खाली आप हेक्सेन और हेप्टेन को गाड़ी में डालते हो तो भैया पेट्रोल काम नहीं करेगा, पेट्रोल काम नहीं करेगा, ठीक है। The quality of petrol is measured in its octane number. Higher the octane number, better will be petrol. पेट्रोल की क्वालिटी, कि पेट्रोल कितना अच्छा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या है। उसका पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या है। उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, ये देखते हैं अभी ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर को समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जो इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। हमें क्या देखना पड़ेगा कि पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। पेट्रोल इंजन क्या करता है कि एयर और पेट्रोल को, एयर और पेट्रोल को क्या करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होगी, कंबस्शन होगी, पेट्रोल जलेगा, ठीक है। अब जितना पेट्रोल इजीली कंप्रेस होगा, जितना पेट्रोल इजीली कंप्रेस होगा, जितना इजीली कंप्रेस होगा, ठीक है, तो वो स्मूथली बर्न करेगा। अगर इजीली कंप्रेस होता है तो क्या करेगा, स्मूथली बर्न करेगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो आपका गैसोलीन इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, वो क्या करता है कि एयर और पेट्रोल से बनने वाले वेपर्स को, ठीक है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या करता है, जलाता है। तो उसकी जलने की वजह से जो है पिस्टन मूव करता है, गाड़ी मूव होती है, ठीक है। अब जितना कंप्रेस इजीली होगा तो इंजन को कम वर्क करना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने में, क्योंकि कंप्रेस करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो इंजन जनरेट करता है। तो इजीली कंप्रेस होगा तो आपका स्मूथली बर्न होगा। जितना स्मूथली बर्न होगा तो इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी, और पेट्रोल में एक शार्प मेटेलिक साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो अच्छा पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होना चाहिए, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर जो है एक स्टैंडर्ड है। ऑक्टेन नंबर एक स्टैंडर्ड है। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, द वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ, बल्कि मैं दूसरे पेज पे जाता हूं। तो पहले इस चीज को आपने समझा आप लोगों ने कि अगर जो है पेट्रोल इजीली कंप्रेस होता है, अब एयर की कंपोजिशन तो वही है, तो एयर उसी अपनी खास प्रेशर पे ही क्या होगी, कंप्रेस होगी। पर ये जो वेपर्स आ रहे हैं गैसोलीन से, पेट्रोल से, ये वेपर जो है, किसकी वेपर डेंसिटी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो
जो कंप्रेशन के लिए एनर्जी चाहिए वो गैसोलीन टू गैसोलीन, नेचर ऑफ पेट्रोल पे डिपेंड करती है। तो हर पेट्रोल की कंप्रेशन रेशियो जो है वो सेम नहीं होगा, चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो अब जितना पेट्रोल इजिली कंप्रेस होगा, इजिली कंप्रेस कौन होगा ये भी सवाल है। इजिली कंप्रेस वो होगा जो क्या हो, इजिली वेपोराइज हो जाए, इजिली वेपोराइज हो जाए। इजिली वेपोराइज कौन होगा? जो मोर वोलेटाइल होगा, जो मोर वोलेटाइल होगा। मोर वोलेटाइल कौन होगा? मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया क्या हो? स्मॉल हो। सरफेस एरिया स्मॉल किसका होगा? स्ट्रेट चेन कंपाउंड का होगा या उसके ब्रांच चेन आइसोमर का होगा? किसका होगा? कौन बताएगा? सरफेस एरिया किसका कम होगा? ब्रांच चेन का। ठीक है, तो सरफेस एरिया स्मॉल होना चाहिए, तो ब्रांच चेन जो है, ब्रांच चेन आइसोमर हमेशा अच्छा पेट्रोल होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। ज्यादा ब्रांचेस वाला अच्छा पेट्रोल होगा कम ब्रांच वाले से, कम ब्रांच वाला अच्छा पेट्रोल होगा एज कंपेयर टू इट्स स्ट्रेट चेन आइसोमर। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जो है इस चीज पे डिपेंड करता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इस चीज पे डिपेंड करता है कि पेट्रोल कितना इजीली कंप्रेस होता है। और कौन सा पेट्रोल इजीली कंप्रेस होगा? कौन सा इजीली कंप्रेस होगा? जो इजीली वेपोराइज हो सके, जो मोर वोलेटाइल हो। मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका सरफेस एरिया स्मॉल हो। किसका स्मॉल होगा? सरफेस एरिया किसका स्मॉल होगा? जो ब्रांच चेन होगी, जो ब्रांच चेन होगी। अगर ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एन ऑक्टेन है, हमारे पास आइसो ऑक्टेन है। आइसो ऑक्टेन कौन सा हमारे पास है? 2 मिथाइल हेप्टेन, 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, हमारे पास आइसो ऑक्टेन है कौन सा भाई? 2,6 डाइमिथाइल हेक्सेन। हमारे पास है आइसो ऑक्टेन, कौन सा आइसो ऑक्टेन है? 2,2,4 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। मुझे बताएं सिंपली, ए बी सी डी, विच इज द बेस्ट पेट्रोल विथ, हाँ, विथ हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर, विथ हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। कौन सा पेट्रोल बेस्ट है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा और क्यों होगा? डी। डी आपको लगता है बात समझ आ गई है? ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई है कि जिसमें, अब ये देखिए सारे C8 हैं, सारे C8 H18 हैं, तो हमने कहां से कंपैरिजन कर दी थी? सरफेस एरिया से। एन ऑक्टेन 8 कार्बन की चेन है, आइसो ऑक्टेन 1 ब्रांच वाला 7 कार्बन की चेन है, थोड़ा सरफेस एरिया कम हो गया। फिर दो ब्रांच वाला आइसो है, तो और ब्रांच आपकी सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। फिर क्या चीज है? फिर आपके 3 ब्रांच वाला है, तो पेंटेन यानी कार्बन की चेन में 5 कार्बन आएंगे। तो जैसे जैसे हम यहां पे बढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स वीक होगी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हाइड्रोकार्बन में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया कम होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या होती है? कम होती है। ये बात समझ गए बेटा? ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आ गया? ओके 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 बेटा, चलें इसको मैं सेव करता हूं, उसके बाद आगे बढ़। अब ये फिल्म ऑक्टेन नंबर होती क्या है? चलिए इसको देखते हैं कि भाई ऑक्टेन नंबर जो है, ऑक्टेन नंबर इज वॉल्यूम रेशियो ऑफ एन ऑक्टेन, सॉरी एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन।
कौन सा आइसोऑक्टेन? हमने तो 3 लिखे थे। कौन सा आइसोऑक्टेन? 2,2,4 वाला, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन वाला आइसोऑक्टेन, पेंटेन is called octane number, is called octane number. So what is octane number? कि हमारे पास n-heptane CH3 CH2, चलें यहां से शुरू करते हैं, CH3 CH2 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपके पास क्या हो गया? n-heptane, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर किस चीज का है? आइसोऑक्टेन का। कौन सा आइसो? 2,2,4 वाला। ये 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, फिर 3 पे कुछ नहीं, फिर 4 पे मिथाइल, पेंटेन। अब ये हो गया आपका आइसोऑक्टेन, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोऑक्टेन 2,2,4 वाला, ये हो गया आपका n-heptane। अब इन दोनों का जो ऑक्टेन नंबर है, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर जब आप मिक्स करते हो तो ऑक्टेन नंबर इस चीज पे, ऑक्टेन नंबर इस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि इन दोनों के मिक्सचर में, मिसाल यही बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो n-heptane है, ठीक है, n-heptane है, इसके मिलीलीटर कितने, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज देखनी है, वॉल्यूम परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी है, हमने देखना क्या है, इसकी परसेंटेज कितनी है इसमें। ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट हो। कौन से 2 कंपोनेंट? कौन से? एक आपका आइसोऑक्टेन हो ये वाला, दूसरा आपका n-heptane। अब इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनली ऑन द बेसिस ऑफ जो है परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोल, इसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो है 100, इसकी ऑक्टेन रेटिंग है 0। तो अगर आपके पास मान लें कि टोटल 100 मिलीलीटर पेट्रोल है, ठीक है, टोटल आपके पास 100 मिलीलीटर पेट्रोल है, ठीक है, उसमें 90 मिलीलीटर इसके हैं और 10 मिलीलीटर इसके हैं, ठीक है। तो आपके पास एक मिक्सचर है 100 मिलीलीटर का, उस मिक्सचर में है क्या? उसमें आइसोऑक्टेन है और n-heptane है, ठीक है। 90 मिलीलीटर इसके, 10 मिलीलीटर इसके, ठीक है। तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्टेन नंबर होगा 90। क्यों? कि हमने सिर्फ इसकी परसेंटेज देखनी है, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ऑक्टेन नंबर होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा इस मिक्सचर का, ठीक है, इस मिक्सचर का ऑक्टेन नंबर क्या होगा? इस मिक्सचर का ऑक्टेन नंबर होगा 90। समझ रहे? मान लें आपके पास ये 40 है और ये 10 है, मुझे बताएं ऑक्टेन नंबर क्या होगा? मुझे बताएं ऑक्टेन नंबर क्या होगा? डबल कर लें इसको, इसको डबल करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, इसको डबल करें ये हो जाएगा 20। तो कितने मिलीलीटर है? 20 है, तो 20 होगा, ठीक है। इसके कितने मिलीलीटर? 20, तो ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। मान लें कि आपके पास 20 ये है और 40 ये है, बताएं ऑक्टेन नंबर क्या होगा? अब ये डबल है, ऑक्टेन नंबर क्या होगा? 80 तो नहीं होगा, परसेंटेज मालूम कर लें एक मरतबा, क्योंकि ऐसे धुक्के लगाने से अच्छा है कि हम परसेंटेज मालूम कर लें कि भाई 40 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि टोटल कितना है 60 है, इंटू कर लें 100। तो हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, किसकी? आइसोऑक्टेन की, ठीक है। तो भाई 0 गया 0 गया, 400/6, तो कितना हो जाएगा? 60.66 होगी ऑक्टेन नंबर, आई थिंक 66.6 होगा, कर लें, इससे ही होगा, होगा। तो आपने क्या करना है कि आइसोऑक्टेन की क्यों इसकी खाली क्यों ले रहे हैं? इसकी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। तो जितने भी इसके मिलीलीटर होंगे, जितनी परसेंटेज इसकी होगी, वही ऑक्टेन नंबर होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा? जल्दी बताएं, ये बात समझ? तो अगर हमारे पास एक पेट्रोल ऐसा है जिसमें 2 ही चीजें हैं, जिसमें 2 ही चीजें हैं, क्या? एक आइसोऑक्टेन है 3 ब्रांच वाला 2,2,4 वाला, और दूसरा n-heptane है, तो आप उस मिक्सचर का
ऑक्टेन नंबर आप खुद बता सकते हो, आप खुद बता सकते हो। पर अगर आपके पास मिक्सचर पेंटेन और हेक्सेन का है, आपके पास आइसो ऑक्टेन 224 वाले का और नॉनेन का है, तो आप नहीं बता सकते हो। ये रेटिंग जो है फिर आपको जो है ना मशीन बताएगी, ठीक है। तो आप सिंपली सिर्फ जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बता सकते हो उस मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट होंगे, एक एन ऑक्टेन होगा क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर 0 है, दूसरा एन हेप्टेन होगा, सॉरी एन हेप्टेन का 0, आइसो ऑक्टेन का जो है 100 होगा, ठीक है। तो उसका क्योंकि 0 है तो जितनी भी परसेंटेज किसकी होगी आइसो ऑक्टेन की, वो ऑक्टेन नंबर होगा। ये बात आपको समझ आ गई थी, सवेरे हमने पढ़ा था। ये आपको बात समझ आ गई थी बेटा? कमेंट करें जरा। ओके, रोनित को आ गई, मिसबा को भी आगे। चलें तो बढ़ते हैं हम आगे। अब चीज क्या है, अब अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम है, ऑक्टेन नंबर कम है, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल जो है उसके जो वेपर्स बनते हैं, क्योंकि पेट्रोल हाईली वोलेटाइल होता है, उसके वेपर्स को, एयर को, जो गैसोलीन इंजन है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जलाता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर फ्यूल जो है उसके जो वेपर्स हैं इजिली कंप्रेस हो जाते हैं तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। तो अगर फ्यूल इजिली कंप्रेस नहीं हो रहा, तो जब हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा कि जब गाड़ी का सलफ देते हैं उससे पहले आपका पेट्रोल प्रीमेच्योर उसकी बर्निंग हो, वो पहले से जलना शुरू हो जाएगा, और उसके जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो पिस्टन को रोटेट करने में काम नहीं आएगी। यानी वो पेट्रोल आपका जो है एक्स्ट्रा पेट्रोल क्या होगा, जाया होगा, वेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि पेट्रोल की जो कंप्रेशन है वो इजी नहीं हो रहा, इजी कंप्रेस नहीं हो रहा, तो इंजन एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है उसको कंप्रेस करने में, तो इंजन अपनी ज्यादा एफिशिएंसी उसको कंप्रेस करने में लगा रहा है, तो गाड़ी की माइलेज जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पेट्रोल भी जल रहा है, इंजन भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा है। तो जब आपके पास कम ऑक्टेन वाला पेट्रोल होगा तो वो इजीली कंप्रेस नहीं होगा और इंजन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो जब वो पेट्रोल जलेगा तो अंदर धमाके होंगे, एक्सप्लोजन साउंड प्रोड्यूस होगा, उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं। वकार पानी, उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं। लो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल कॉज नॉकिंग इन द इंटरनल कंबस्टिबल इंजन। ऑक्टेन नंबर इज वॉल्यूम रेशियो ऑफ आइसो ऑक्टेन 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन एंड मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन। तो अगर मिक्सचर में 100 मिलीलीटर है, ठीक है, और 90 + 10 है, तो ऑक्टेन नंबर कितना होगा, 90। तो 90 किसका होना चाहिए, एन हेप्टेन का या आइसो ऑक्टेन का? 90 किसका होना चाहिए, एन हेप्टेन या आइसो ऑक्टेन? आइसो ऑक्टेन का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो knocking is the sharp metallic sound produced in internal combustible engine due to premature burning of compressed air fuel mixture, ठीक है। तो इंजन पहले क्या करेगा कि आपको एयर और पेट्रोल के वेपर्स के मिक्सचर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या करेगा, जलाएगा। जलने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और पेट्रोल प्रीमेच्योर बर्न हो रहा है, ठीक है। नॉकिंग ग्रेटली रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ इंजन, क्योंकि वो जो पेट्रोल जला था, वो जो पेट्रोल जल रहा है वो पिस्टन को रोटेट करने में काम नहीं आता, यानी गाड़ी का पहिया घुमाने के काम नहीं आएगा, तो वो पेट्रोल क्या होगा, वेस्ट होगा। दूसरी बात, इंजन को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, क्योंकि फ्यूल जो है वो इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा, तो इंजन को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, उससे भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग ऑक्टेन नंबर। तो आप नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हो ऑक्टेन नंबर बढ़ा के। ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ाते हैं, नॉर्मली आप रिफार्मिंग से बढ़ा सकते हो। रिफार्मिंग में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांच चेन में, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्रांच चेन में, उससे क्या हो जाता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, फ्यूल आपका इजीली कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इस वजह से नॉकिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, नॉकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनरली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर देन एंड आर पुअर फ्यूल्स। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से उनका वेपर प्रेशर कम होता है, इजिली वेपोराइज नहीं होते, लेस वोलेटाइल होते हैं। लेस वोलेटाइल होंगे
तो उनकी जो वेपर्स हैं उनको इंजन इजीली कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा फिर कि उनमें नॉकिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं या ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने के चांसेस हैं? क्या होगा फिर उसमें, क्या होगा बताते जाए? लेस वोलेटाइल, कम होगा, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज बाय रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट हम यूज करते हैं टेल। व्हाट इज टेल? लीड, टेट्रा इथाइल लीड कहते हैं इसको। ये 4 इथाइल हो गए, इसके साथ लीड, तो टेट्रा इथाइल लीड कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो जैसे ही हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड में ये डाल देंगे तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्रांच में कन्वर्ट होने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, नॉकिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर इसका एक डिसएडवांटेज है। कौन सा डिसएडवांटेज है? कि ये एयर को पल्यूट करता है, एयर को कंटिमिनेट करता है, ठीक है। ये लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद सल्फर से रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बनाएगी। लेड सल्फाइड जो है वो जो है स्लो पॉइजन है, ठीक है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चल के, अगर आप इसी इन्वायरमेंट में ज्यादा देर रहते हैं तो आप बीमार हो सकते हो, ठीक है। Reforming is a process in which straight chain hydrocarbons are converted into branch chain using catalysts such as tail. Reforming is particularly important in manufacture of aviation fuel, जहाज बनाने वाला जो फ्यूल जहाज में जो यूज होता है। The energy produced in burning fuel is in knocking is not utilized in moving piston। कि जब नॉकिंग के दौरान जो पेट्रोल जलता है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो पिस्टन को मूव करने में यूज नहीं होती, ठीक है बेटा। तो इसको बढ़ाते हैं आगे। अब ये रिफॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। ये क्या चीज हो रहा है? रिफॉर्मिंग कैसे हो रही है कि हमने टेल कैटलिस्ट यूज किया है। तो एन ऑक्टेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर रहता है दैट इज -19 और कुछ बुक्स में -20 होता है। तो आप अगर गाड़ी में एन ऑक्टेन यूज करते हो तो गाड़ी सिर्फ धमाके देगी, सिर्फ नॉकिंग होगी, ठीक है। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर माइनस में है। कम से कम कितना ऑक्टेन नंबर होना चाहिए फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अ गाड़ी, ठीक है। गाड़ी स्मूथली चले, कम नॉकिंग हो, ठीक है। तो 90 से ज्यादा ऑक्टेन नंबर होना चाहिए। हमारे पंप्स पे जो आपको पेट्रोल पंप जो है उन पे आपको 92, 93, मैक्सिमम 94 रेटिंग के जो है आपको फ्यूल मिल जाएगा, ठीक है। यानी अब देखिए, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर जो है कितना है? 100 है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं? एन हेप्टेन, एन हेक्सेन या एन ऑक्टेन, एन नोनेन, इनके साथ थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में उनको यूज कर लेते हैं ताकि ऑक्टेन नंबर इस परसेंटेज में रहे। तो बिल्कुल यानी ज्यादा मिकदार आपकी आइसो ऑक्टेन की होनी चाहिए, तभी फ्यूल क्या होगा? अच्छा होगा, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद टेल इज कॉल्ड एंटी नॉकिंग और नॉक इनहिबिटर। तो अगर आप इन ऑक्टेन पे अप्लाई करते हो तो आपको 100 नॉकिंग वाला कंपाउंड मिल रहा है। 100 ऑक्टेन नंबर का मतलब है 0 नॉकिंग नहीं होगी। तो यहां पे आप टेल को क्या कहोगे? एंटी नॉकिंग कहोगे, नॉक इनहिबिटर कहोगे। अगर आपका टेल इन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करता है तो इसको हम एंटी नॉकिंग कहेंगे, क्योंकि जब 100 ऑक्टेन नंबर हो तो 0 नॉकिंग होगी, ठीक है। यानी नॉकिंग को इसने कंप्लीटली क्या किया? खत्म किया। तो आप इसको एंटी नॉकिंग कहोगे। अगर आपने एन हेप्टेन को किस में कन्वर्ट किया है? आइसो हेप्टेन में, तो यहां पे नॉकिंग 0 होगी या रिड्यूस होगी? यहां पे नॉकिंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी या रिड्यूस होगी? तो यहां पे आप इसको क्या कहेंगे? नॉक इनहिबिटर कहोगे। यानी इसने सरफेस एरिया कम करके ऑक्टेन नंबर बढ़ाया, नॉकिंग को रिड्यूस किया, तो इसको हम नॉक इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है। टेल पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर विथ लीड सल्फाइड से ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए गैसोलीन नॉर्मली कहां से होते हैं? C5 से लेकर C10 तक, C5 से लेकर C10 तक। while moving from C5 to C10, while moving from सरफेस एरिया जो है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वोलेटिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें कि ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं नॉकिंग है,
वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या ये चीज, चार चीजें आप रिकग्नाइज कर रहे हैं? ये चार चीजें जैसे जैसे वाइल मूविंग, आप किसी को भी 5 कार्बन से लेकर 10 कार्बन वाले को, 5 से लेकर 10 कार्बन वाले को एज अ गैसोलीन, एज अ पेट्रोल यूज कर सकते हो, एज अ गैसोलीन, एज अ पेट्रोल यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप C5 की से C10 में जाएंगे तो 5 से 6 कार्बन होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। 6 से 7 होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। 7 से 8 होंगे, सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाएगी तो वोलेटिलिटी कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, नॉकिंग बढ़ती जाएगी, ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा। हैव यू तो आपको ये बात समझ आ गई बेटा? जल्दी बताएं, आपको ये बात समझ आ गई अच्छे से? ओके। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग क्या होती है? पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। अब देखिए, आपके पास कंपाउंड है, हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने से क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ये सॉलिड था। हमारे पास था मीथेन। हमने क्या किया, इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, हमें काला कार्बन मिला, उसके साथ 2 हाइड्रोजन मिले, भूरे चिट्टे, ठीक है। हमारे पास या कोई भी और कंपाउंड था, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज है, हमने दोनों में क्या किया, हीट किया। तो दोनों रिएक्शन जो है पायरोलाइसिस हैं। इसको भी हम पायरोलाइसिस कहेंगे, इसको भी हम पायरोलाइसिस कहेंगे। मतलब क्या है पायरोलाइसिस का? फायर मींस फायर। आप कंपाउंड को जलाएं, जलने से हीट प्रोड्यूस हो, उस हीट एनर्जी से हम कंपाउंड को ब्रेक करें, उस हीट एनर्जी से कंपाउंड को ब्रेक करें। तो अगर कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, अगर कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपने इसको तोड़ा, किसमें? सोडियम और क्लोरीन में, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इसको आप पायरोलाइसिस नहीं, इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहोगे। कब कहोगे बेटा? जब आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। आप क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब तीनों तीनों रिएक्शंस में कंपाउंड टूट रहा है, तीनों रिएक्शंस में कंपाउंड टूट रहा है, पर एक दो में जो है हम हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर आप हीट एनर्जी यूज करते हो किसी भी रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, थर्मोलाइसिस हो रही है, तो उसको आप पायरोलाइसिस भी कहोगे। अगर आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी नहीं दे रहे, तो रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब पायरोलाइसिस के दो किस्म है, ठीक है, पायरोलाइसिस के दो किस्म है। अगर ब्रेक होने वाला कंपाउंड, अगर ब्रेक होने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, अगर ब्रेक होने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, तो इस पायरोलाइसिस को आप आल्सो कहेंगे, क्या? आप इसको क्रैकिंग भी कहेंगे, ठीक है। इस पायरोलाइसिस को आप नॉट क्रैकिंग, आप इसको क्रैकिंग नहीं कहेंगे। यानी ये बात समझ रहे हैं कि अगर ब्रेक होने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है तो आप उसको क्रैकिंग कहेंगे। पायरोलाइसिस तो है ही है, क्योंकि आप हीट एनर्जी देके कंपाउंड को तोड़ रहे हो, ठीक है, पायरोलाइसिस है ही है, दोनों पायरोलाइसिस है। तो इन दोनों में एक खाली पायरोलाइसिस है, दूसरा पायरोलाइसिस के साथ क्रैकिंग भी है। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं बेटा? Have you got the difference? यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी क्रैकिंग इज पायरोलाइसिस, कह सकते हैं ऐसा?
Every cracking is pyrolysis, but every pyrolysis is not cracking. कह सकते हैं, but every pyrolysis is not cracking. कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं ना? सही है, दोनों सही लिखे हैं ना मैंने? दोनों सही लिखे हैं, बताएं जरा। मैंने अपनी तरफ से सही लिखे, आपको क्या लगता है? ओके, चले, ठीक है। तो ये पायरोलाइसिस हो गया, यानी किसी भी कंपाउंड को आप हीट एनर्जी देके तोड़ते हैं, उसके टूटने से जो सिंपल कंपाउंड मिलते हैं, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उस रिएक्शन को आप पायरोलाइसिस कहोगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके तोड़ते हो तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहोगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, ठीक है। तो पायरोलाइसिस अगर हो रही है किसकी? हाइड्रोकार्बन की, तो आप उस रिएक्शन, उस पायरोलाइसिस को क्रैकिंग भी कह सकते हो। यानी जितने भी क्रैकिंग होंगे उसको आप पायरोलाइसिस भी कहोगे। और हर पायरोलाइसिस क्रैकिंग नहीं होगा। ये बात समझ आ गई बेटा? ओके, अगर ये बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पायरोलाइसिस में होगा क्या? अब देखिए, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक लार्ज कंपाउंड होता है, जो एक लार्ज कंपाउंड होता है, वो टूटता है। टूट के उसमें छुटकू छुटकू पीस बनते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स बनते हैं। तो कंपाउंड क्योंकि टूट रहा है, ठीक है, और उससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, इस रिएक्शन को हम पायरोलाइसिस कहते हैं। अगर टूटने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, तो इस पायरोलाइसिस रिएक्शन को हम क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? क्या होगा? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो भाई पायरोलाइसिस क्या होती है? द वर्ड पायरोलाइसिस मींस डिकम्पोजिंग अ कंपाउंड यूजिंग हीट एनर्जी। फायर मींस फायर, लाइसिस मीन ब्रेकेज। यानी इसका मतलब है कि हम हीट एनर्जी देके कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं। एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। यानी मान लें कि आपके पास सिंपल कंपाउंड है ABC, ये टूट जाए, किसमें 3 कंपाउंड मिले, A + B + C, हीट एनर्जी देके, तो आप इसको पायरोलाइसिस कहोगे। द पायरोलाइसिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। कब कहेंगे पायरोलाइसिस को? क्रैकिंग कब कहेंगे? पायरोलाइसिस को क्रैकिंग कब कहेंगे? व्हेन कंपाउंड टू बी डिकम्पोज हाइड्रोकार्बन। तो अगर टूटने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्रैकिंग कहेंगे। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पायरोलाइसिस करते क्यों? जब हमने रिफाइनरी से पेट्रोलियम लिया, अच्छा ऑक्टेन नंबर में एक चीज मिस हो गई, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन, यानी मोनोसाइक्लिक जो बेंजीन कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है, ठीक है, इनका जो ऑक्टेन नंबर है वो आपके सेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड से ज्यादा होता है। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 से ज्यादा होता है। यानी बेंजीन हो आपके पास, टोलिन हो, ज़ाइलिन हो, फिनोल हो, या अल्कोहल का इवन जो है इथाइल अल्कोहल का, इसको पावर अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल का ऑक्टेन नंबर 112 है। तो ये भी एक फ्यूल एडिटिव है। तो आप इथाइल अल्कोहल को फ्यूल के साथ, लो ऑक्टेन फ्यूल के साथ यूज कर सकते हो, ताकि फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 90s में मेंटेन हो सके। तो हम अल्कोहल को भी यूज करते हैं। जिस कंट्रीज में अल्कोहल इजीली बनता हो, सस्ता बनता हो, वहां पे अल्कोहल को एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूट और फ्यूल एडिटिव तौर यूज किया जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सेचुरेटेड से ज्यादा होता है। यानी आपके पास हेक्सेन है, तो हेक्सीन का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। ये है नहीं हमारे बुक में, पर आपको बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड का 100+ होता है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का सेचुरेटेड से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल जो है उसको पावर अल्कोहल भी कहते हैं, और ये एक अच्छा फ्यूल एडिटिव है। अगर सस्ता है तो आप पेट्रोल में उसको डाल के ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं। क्रैकिंग कब क्यों करते हैं? अब देखिए, हमें पेट्रोलियम मिला, कच्चा तेल मिला जमीन से, हम ले गए रिफाइनरी पे हमने क्या किया? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाला, वहां से हमें गैसोलीन फ्रेगमेंट मिले।
अब देखिए पेट्रोलियम में जो कंपोनेंट मिलते हैं वो मिलते हैं C1 से लेके C40 तक। पेट्रोलियम की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपको 1 कार्बन से लेके 40 कार्बन वाले कंपाउंड मिलते हैं। इसमें गैसोलीन कौन होते हैं, पेट्रोल कौन होता है? इसमें पेट्रोल सिर्फ क्या होते हैं C5 to C10, ठीक है, जिसको आप गैसोलीन कहते हो, जिसको आप एज अ पेट्रोल यूज करते हो, वो कितना होता है? वो C5 to C10 होता है। तो रिफाइनरी में कच्चा तेल जो जमीन से निकला, जो पहाड़ियों से निकला, हम लाए, हमने उसको रिफाइनरी में रिफाइन करने के लिए दिया, वहां से C5 to C10 हमने फ्रैक्शन आउटिंग कॉलम से क्या किया कि ये कंपोनेंट जो है गैसोलीन वाले कंपोनेंट सेपरेट किए। अब ये जब पेट्रोल पंप्स पे जाएगा, जब ये पेट्रोल पंप से पे जाएगा तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 20% हिस्सा जो है ये पूरा करेगा। यानी अगर हम रिफाइनरी से गैसोलीन कंपोनेंट उठा के गाड़ियों में डालते हैं तो हमें रोज जितना पेट्रोल चाहिए, हमें रोज जितना पेट्रोल चाहिए उसका सिर्फ 20% ये पूरा करेगा। उसका सिर्फ कितना पूरा करेगा? 20% करेगा। हेलो, ठीक है, उसका 20% जो है, 20% जो है उसका क्या होगा, ठीक है, उसका 20% जो है सिर्फ पूरा करते हैं, ठीक है, यानी जरूरत का जो पेट्रोल है उसका पूरा करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है, अब क्या होगा कि अब जो है 80% जो एडिशनल डिमांड है पेट्रोल की वो हम कहां से लाएं? इसमें जो दूसरे कंपाउंड है C5 से C10 है, ठीक है, अब इसमें जो C12 to C16 था वो क्या था? वो आपका था डीजल ऑयल था। उसके बाद C20 एंड हायर जो थे वो मोबिल ऑयल थे, कोई एस्फाल्ट था, कोई वैक्स था, क्या था। अब ये जो C20 वाले हैं इनकी मार्केट डिमांड नहीं है, ये जो बड़े बड़े कंपाउंड है इनकी मार्केट डिमांड नहीं है, ठीक है, तो मार्केट डिमांड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन जो लेस वैल्यूएबल कंपाउंड उनको तोड़ेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ताकि हमें क्या मिल सके, गैसोलीन मिल सके। तो पेट्रोल की 80% एडिशनल डिमांड पूरी करने के लिए, पेट्रोल की 80% एडिशनल डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्रैकिंग करते हैं। और गैसोलीन की एडिशनल डिमांड पूरी करने के साथ साथ क्रैकिंग में कुछ छोटी छोटी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनती हैं जिनको हम कहीं और यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन मेकिंग प्लास्टिक। तो क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली 20% ऑफ गैसोलीन, सिर्फ 20% हमारी रिक्वायरमेंट का पेट्रोल हमें मिलेगा। द एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ हायर बॉइलिंग फ्रेगमेंट्स। जो कंपोनेंट्स C20 से बड़े हैं उनका ऑक्टेन नंबर बिल्कुल कम होता है, वो एज अ पेट्रोल यूज नहीं हो सकते, वो ग्रीस है, बहुत कम यूज होता है उसका, लुब्रिकेंट्स हैं, यानी कहीं पर लुब्रिकेशन की जरूरत होगी तब हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन लार्ज कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे छोटे छोटे कंपाउंड्स में, उनमें हमें गैसोलीन फ्रैक्शमेंट मिलेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को क्रैकिंग कहते हैं। और क्रैकिंग एक टाइप है कैटालाइटिकल क्रैकिंग, जिससे हमें गैसोलीन बनाने में हेल्प मिलती है, जिससे हमें क्या मिलते हैं, गैसोलीन जो है यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बिसाइड इंक्रीज द यील्ड ऑफ पेट्रोल, मैंने आपको बताया कि एक तो इस प्रोसेस का मकसद सिर्फ पेट्रोल की एडिशनल डिमांड को पूरा करना था, उसके साथ इसमें कुछ छोटी छोटी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनती है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज इथीन मिलेगा आपको, पॉलीथीन प्लास्टिक बना सकते हो, प्रोपीन मिलेगा, पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक बना सकते हो, ब्यूटेन मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स और बहुत सी चीजें हम इनसे बना सकते हैं जो कि क्रैकिंग की साइड प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब क्रैकिंग जो है प्रोसेस, क्रैकिंग इज अ प्रोसेस, डिफाइन कैसे करें, क्रैकिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहली बात कि लार्ज हाइड्रोकार्बन को स्मॉल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन को स्मॉल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल में। या आप ऐसा कह सकते हैं कि लो बॉइलिंग कंपाउंड को हाई में करते हैं या हाई को लो में करते हैं, कैसे कहेंगे, लो टू हाई या हाई टू लो, लो टू हाई या हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। तो हम हाई बॉइलिंग कंपाउंड को, तो हाई बॉइलिंग कंपाउंड इनटू लो बॉइलिंग कंपाउंड, लेस वोलेटाइल, अब जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी उसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, तो लेस वोलेटाइल इनटू मोर वोलेटाइल,
उसके बाद लेस वैल्यूएबल इनटू मोर वैल्यूएबल, लो ऑक्टेन कंपाउंड इनटू हाई ऑक्टेन, क्योंकि हमें जो, या प्योर फ्यूल इनटू एक्सीलेंट फ्यूल। तो आप बुरे पेट्रोल को अच्छे पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग व्हाट, पायरोलाइसिस। तो इसको हम सेव करते हैं। पायरोलाइसिस के 3 किस्म है, पायरोलाइसिस के 3 किस्म। Cracking generally occurs at or above 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्रैकिंग इन्वॉल्व ब्रोकिंग ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कहता, पीएमसी कहती है कि सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पर दोनों होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है, कार्बन हाइड्रोजन, वरना तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। क्रैकिंग प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। The composition of product depends upon the conditions, presence of और absence of catalyst। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगी ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने कैटलिस्ट यूज किया या नहीं किया। अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो, कैटालिटिकल क्रैकिंग करते हो, तो आपको गैसोलीन मिलेंगी। अगर आप स्टीम क्रैकिंग करते हो तो आपको छोटे छोटे अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे। अगर आप थर्मल क्रैकिंग करते हो तो आपको बड़े अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे। तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कंडीशंस पे और कैटलिस्ट पे। क्रैकिंग जनरली अकर्स इन 2 वेज, एसटीबी हमारा बुक कहता है 3 वेज, पीटीबी कहता है, हम तीनों कर लेते हैं। थर्मल क्रैकिंग नॉर्मली ये 500 से ऊपर होती है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज नहीं कर रहे, इसमें हम जो है कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होती है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथीन, प्रोपीन। आप इससे छोटे बड़े अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड ये मिक्सचर देगा, पर बुक में ये लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज ये है कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के काम आता है, पर आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों का मिक्सचर मिलेगा। प्रोपीन में हीटेड बिटवीन 7 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, मीथेन भी मिलेगा, ठीक है, सेचुरेटेड हो गया। उसके बाद इथीन मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोपीन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। यानी ज्यादा प्रोपोर्शन किसका, अनसेचुरेटेड। 2 अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिले, 1 सेचुरेटेड मिला, तो आपको मिक्सचर में मिलेंगे, पर ज्यादा क्या मिलेगा, ज्यादा आपको अनसेचुरेटेड पोर्शन मिलेगा, ठीक है। कैटालिटिकल क्रैकिंग की स्पेशलाइजेशन ये है कि वी अप्लाई दिस टेक्निक टू गेट बेटर क्वालिटी फ्यूल। गैसोलीन लेना है तो हम इस टेक्निक पे जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दिस रिएक्शन अकर्स बिटवीन 500 to 550 एट लो प्रेशर ऑफ 2 atm। जनरली जियोलाइट एंड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड ये कैटलिस्ट यूज होते हैं, एंड इट इज यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी गैसोलीन। हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है C29H60। इसको जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा C15, C7 एंड C8, पर C15 फर्दर टूट के क्या देगा आपको, C7 प्लस C8, ठीक है, C7 प्लस C8। तो क्या होगा कि ये जो गैसोलीन है C29 वाला एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, ये टूट के हमें C15 देगा। ये इसको आप एज अ डीजल यूज कर सकते हो। और 2 गैसोलीन फ्रेगमेंट 7 और 8, गैसोलीन 5 से 10 हो सकते हैं, तो ये 7 एंड 8 है, तो ये गैसोलीन होगा, ये क्या होगा, गैसोलीन होगा। और फिर अगर आप डीजल पे यूज करना चाहो, आपकी मर्जी है, या फिर इसको फर्दर क्रैक करके हम अगेन क्या ले सकते हैं, हम फ्रेगमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा गलत कर गया, तो यहां पे C7 और C7 ही मिलेगा, हेप्टेन एंड हेप्टीन मिलेगा। बाद में आपको क्या मिलेगा, हेप्टेन और ऑक्टीन, यानी ये दोनों अनसेचुरेटेड मिलेंगे, आपको दोनों अनसेचुरेटेड मिलेंगे। तो यहां तक क्लियर है बेटा। स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि आप हाइड्रोकार्बन को वेपोराइज करोगे और उसमें स्टीम डालोगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और दोनों के मिक्सचर को आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करोगे, हीट करोगे। इन दिस क्रैकिंग large hydrocarbons in vapor phase are mixed with steam and heated for a short duration at 900 degrees and cooled rapidly। तो इनको कूल करने से हमें छोटे छोटे अनसेचुरेटेड, तो जो तीसरी टेक्निक है, इट इज यूजफुल फॉर द स्मॉल अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। जो पहली टेक्निक है, इट इज यूजफुल फॉर द मिक्सचर ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेचुरेटेड। और जो बीच वाली टेक्निक है, कैटालिटिकल क्रैकिंग, इट इज यूजफुल फॉर गैसोलीन। तो ये इन तीनों चीजों में कोई आपको फर्क, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है। तो आज एक और टॉपिक करते हैं, फिर जो है कल करेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं।
बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? तो क्रैकिंग में क्या हुआ था? क्रैकिंग में यह हुआ था, क्रैकिंग में लार्ज हाइड्रोकार्बन को हमने तोड़ा था, उसमें छोटे 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 कंपाउंड मिले थे। अब पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि छोटे 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 कंपाउंड मिलेंगे आपस में, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। छोटे 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 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन दो वर्ड्स है, पॉली मींस मैनी, मर्स मींस पार्ट्स और यूनिट्स। The first hypothesis about polymers was suggested by Schrödinger in 1920. He proposed chain formula of polystyrene, rubber and polyoxymethylene. इसने फर्स्ट टाइम पॉलीमर का जो है इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने 3 पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराई थी। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हमारे काम की नहीं है। द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं? द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की रिपीटेड कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड स्मॉल यूनिट्स। तो पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। छोटे मॉलिक्यूल को हम मोनोमर कहते हैं, छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। और पॉलीमर बनने के तरीके को, पॉलीमर बनने के तरीकों को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन कहेंगे, ठीक है बेटा। पॉलीमर बनने के तरीके को हम पॉलीमर कहते हैं। द पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या कर रहे हैं? मोनोमर कह रहे हैं। तो मोनोमर्स कंबाइन टू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो पॉलीमर बन रहा है, द लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर, द स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड मोनोमर्स। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। चलिए बेटा, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स दो किस्म के, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो दो किस्म के। एक कौन से भाई? एक आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गए, दूसरे आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गए। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करें तो ये जायंट मॉलिक्यूल सच एज डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। तो ये इन पॉलीमर्स को हमने यहां पे डिस्कस नहीं करना, हमने किसको करना है? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, वन आर व्हाट? बायोमोलिक्यूल्स या बायोपॉलीमर्स, ठीक है। दूसरे क्या? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब बायोपॉलीमर्स जो हम उसमें पढ़ेंगे, किसमें? 10वें चैप्टर में केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये बायोपॉलीमर्स होते हैं। कौन सा रह गया? कार्बोहाइड्रेट, अच्छा आ गए ना तीनों, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो ये आपके बायोपॉलीमर्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर जो इंसानों ने बनाए, जो आदमियों ने बनाए, आर्टिफिशियल वे से बनाए, वो आपके प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं और रबर्स हैं। इनको हम जो है यहां पे इस टॉपिक में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ये हो गया आपके डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स दो किस्म के, एक बायोपॉलीमर्स, दूसरे वो जो हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हैं वो पॉलीमर्स। तो इनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है? द लेंथ ऑफ polymer chain is specialized by a number of repeating units in the chain known as the degree of polymerization, डीपी कहते हैं। मान लें आपके पास पॉलीइथीन है, पॉलीइथीन है आपके पास, ठीक है, ठीक है। पॉलीइथीन में अगर 100 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो रहे हैं, पॉलीइथीन में अगर 100 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज हो रहे हैं, ठीक है, तो डीपी क्या होगी? डीपी इज इक्वल टू 100 होगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी यहां पे अगर वैसे हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो एन जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करता है कि कितने मोनोमर्स हैं जो पॉलीमर में मौजूद है, ठीक है। तो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स हैव मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 10,000 टू आई थिंक 1 करोड़ है। तो पॉलीमर का जो, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो है कम से कम 10,000 का होता है, उससे फिर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों, इस क्लासिफिकेशन में कोई इशू तो नहीं बेटा? इस क्लासिफिकेशन में कोई इशू तो नहीं? ओके।
अब क्या चीज है, टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। अब देखिए, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टर्पॉलीमर का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर पॉलीमर में पॉलीमर जो बना हुआ है एक ही किस्म का मोनोमर है, मान लिया आपके पास पीवीसी है, तो ये किसका बना हुआ है? विनाइल क्लोराइड का। तो एक ही मोनोमर है, आपके पास पीवीसी है, आपके पास पॉलीथीन है, ठीक है, ये सारे ऐसे पॉलीमर है जिसमें एक ही किस्म का मोनोमर होगा, तो इसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। यानी अ पॉलीमर which is made up of only one kind of monomer। तो ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ एक किस्म के मोनोमर का बना हो तो उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। पीवीसी आ गया, पीवीए आ गया, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का मोनोमर मिलता है, इसको हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर। को यानी एक मोनोमर था, उसके साथ दूसरा को है, ठीक है, तो ऐसा पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, दो डिफरेंट मोनोमर्स मिलके बनाए। तो आप बेकलाइट का एग्जांपल देख लें। बेकलाइट में क्या होता है? बेकलाइट जो है फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल, यानी दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? ये कहोगे। अगर नेचुरल में आए तो लैक्टोज शुगर जो है वो दो मोनोमर का बना हुआ है, किसका? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, उसको आप कोपॉलीमर कहेंगे, ठीक है। लैक्टोज हो गया, आपका सक्रोज हो गया, ठीक है, ये और आप उसको क्या कहते हैं? माल्टोज को क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है? माल्टोज क्या होगा? होमो और को। माल्टोज शुगर क्या होगी? माल्टोज होमोपॉलीमर होगा, ठीक है। तो व्हाट इज कोपॉलीमर? उसके बाद आता है टर्पॉलीमर। इधर को लिखा हुआ, ये क्या होगा? टर। तो टर्पॉलीमर क्या होता है? टर्पॉलीमर ये होता है जो तीन डिफरेंट मोनोमर्स का बना हो, ठीक है। अब ये हमारे सिलेबस में ही, तो इसको रहने देते। इसके बाद क्या चीज है? टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, जब हम प्लास्टिक बनाते हैं तो प्लास्टिक दो किस्म के होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक होता है, उसको हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको आप गर्म करें, वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आप उसको किसी भी शेप में माउल्ड कर दें, आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर दें, यानी जिसका शेप रिपीटेडली हार्डनिंग पे, हीटिंग पे और कूलिंग पे चेंज हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। A plastic which is softened repeatedly on heating and hardened on cooling with little change in properties is called thermoplastic। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको आप हीट करके नरम करें, सॉफ्ट करें, सॉफ्ट करने के बाद आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर दें, उसका शेप चेंज करने के बाद आप उसको कूल करें, कूल करने के बाद वो हार्ड हो जाएगा, उसी शेप में हो जाएगा जो आपने चेंज की थी। इस टाइप के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं या थर्मोसैटिक। नाइट्रोसेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, विनाइल पॉलीमर्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक टॉयज हो गए। ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज और सेल्यूलोज, ये कपड़े होते हैं काटन के। तो काटन के कपड़े जब हम धुलाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, गुंज पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो वो एक सीधे हो जाते हैं। तो हीट करने से उनमें थोड़ी सॉफ्टनेस होती है और उनका शेप हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। या कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन प्लास्टिक को हम थर्मो सॉफ्टनिंग और थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरे किस्म के प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक ऐसे हैं, जिद्दी प्लास्टिक, बनने के वक्त जब ये बन रहे होते हैं, उस वक्त जिस शेप में आपने इसको बना दिया, अब ये हीट करने पे क्या होंगे कि ये सॉफ्ट होके दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये उसी शेप में रहेंगे जिसमें इनको आप बनाने के वक्त क्या किया था? एक प्रॉपर शेप असाइन किया था। तो इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनको आप रिपीटेडली, इनका आप बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते, इनका आप बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते। किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो अ प्लास्टिक विच हार्डेंड वंस ऑन कूलिंग कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। दीज प्लास्टिक्स आर थर्मो, इट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। क्यों नहीं आप इसको जो है
क्या कहते हैं, रीशेप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो घर में जो इलेक्ट्रिक बटन लगा होता है, तो आप देखें कि अगर आपके पास पुराने बटन हैं तो जब वो गर्म होते हैं तो जल जाते हैं, पर वो मेल्ट नहीं होते, यानी पिघल के शेप चेंज नहीं करते, बल्कि उधर ही वो जब हीट होते हैं तो जल जाते हैं, डिकम्पोज होके वहां वो जगह काली पड़ के खाली हो जाती है, तो डिकम्पोज हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, बेक्लाइड, सिलिकॉन्स, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है उसकी बिना पे आप पॉलीमराइजेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कौन सी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो केरोथर साइंटिस्ट 1929 में suggested two types of polymerization. One is the addition polymerization, other is the condensation polymerization. एडिशन पॉलीमराइजेशन की एक खास बात है कि इसके मोनोमर को अनसेचुरेटेड होना चाहिए, इसके मोनोमर को अनसेचुरेटेड होना चाहिए, इसके मोनोमर को अनसेचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेल्फ एडिशन होती है। और अगर आपने इंटर ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके मोनोमर्स जो हैं वो अनसेचुरेटेड होंगे, उनका पाई बॉन्ड टूटेगा, दो फ्री रेडिकल बनेंगे, वो फ्री रेडिकल आपस में यूनाइट होते जाएंगे। ठीक है, वो फ्री रेडिकल आपस में यूनाइट हो जाएंगे। तो इट इज द फ्री रेडिकल सेल्फ एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड मोनोमर्स। अब देखिए ये की पॉइंट है, मोनोमर अनसेचुरेटेड होने चाहिए। ठीक है, और जो रिएक्शन की टाइप होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट एडिशन होगी, सॉरी। टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल having large molecular mass several times larger than the single molecule, they are formed by free radical addition mechanism. This mechanism involves initiation, propagation, termination, सारे स्टेप होंगे। The addition of polymerization is catalyzed by the thermal or photochemical decomposition. ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज करेंगे इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसका मैकेनिज्म समझाता हूं मैं आपको। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एडिशन रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनती। दो मोनोमर क्या होते हैं? ऐड होते हैं, उनके ऐड होने से क्या बनती है? प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो इनमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनती। उसके बाद टोटल मास ऑफ जो मोनोमर होता है वो पॉलीमर के अंदर होता है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट कोई बनी नहीं, कोई मॉलिक्यूल मोनोमर से निकला ही नहीं। तो जितना भी मोनोमर्स का टोटल मास होगा वो पॉलीमर में पड़ा होगा। ठीक है, बिलर नहीं है बेटा, नो बिलर। बोथ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कि मोनोमर और इम्प्लीकर और पॉलीमर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? अगर आपके पास अच्छा, इसकी भी एक कंडीशन है कि होमोपॉलीमर हो। क्या हो? अगर आपके पास होमोपॉलीमर है, एक ही मोनोमर है, ठीक है, और कौन सा है? अनसेचुरेटेड है, तो जैसा मोनोमर का फार्मूला होगा वैसा पॉलीमर का होगा। होता क्या है, हमने यहां पे क्या यूज किया? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या करेगा कि यहां से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। एक ऑक्सीजन इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इसके पास चला गया, क्या बने? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बने बेटा, फ्री रेडिकल बने। किसी के पास भी अगर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हो, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो क्या बना? फ्री रेडिकल बना। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जो है यहां पे दो बन गए। अब क्या हो? अब ये बॉन्ड टूटे, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन से क्या करे? रिएक्ट करके क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये देखें, दो फ्री रेडिकल बन गए। अब ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये अटैक हो जाएगा, और यहां पे एक बॉन्ड टूट गया तो आर इस पे लग गया और यहां पे फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा कि आगे जो है, यानी ये जो फ्री रेडिकल बना है ये प्रोपोगेशन में आएगा, प्रोपोगेशन के बाद टर्मिनेशन होगी, आखिर में जाके क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। अगर तो इसको भी सेव करते हैं।
दूसरा जो होता है वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इसके जो मोनोमर्स हैं उनमें एडिशन नहीं होती, उनमें फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होता है। तो ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, ये अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, इनमें वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिजल्ट म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होगा, कोई पाई बॉन्ड टूट के एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, ठीक है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर, अमोनिया, मीथेन ईटीसी एज अ साइड प्रोडक्ट। तो इसमें एक साइड प्रोडक्ट बनती है। तो साइड प्रोडक्ट बनने की वजह से जो पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर के साथ साइड प्रोडक्ट बनेगी। तो मुझे बताएं कि ये जो पॉलीमर बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का टोटल मास ऑफ मोनोमर से कम होगा या बराबर होगा? कम होगा कि बराबर होगा? कम होगा, क्योंकि मोनोमर निकल रहे हैं, वो पॉलीमर में शामिल नहीं होंगे। तो पॉलीमर का मास जो है काफी कम होगा, किससे? मोनोमर के टोटल मास से। उसके बाद हम प्लास्टिक अगर है तो एक मटेरियल यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का काम होता है प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना। देखें, अगर प्लास्टिक में प्लास्टिसाइजर नहीं है तो जैसे ही आप प्लास्टिक को माउल्ड करोगे, मोड़ने की कोशिश करोगे, प्लास्टिक टूट जाएगा। प्लास्टिक क्या करेगा? टूट जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टिसाइजर क्या करेगा? जब आप उसको मोड़ोगे तो उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, यानी आप उसको मोड़ सकते हो पर वो टूटेगा नहीं। टूटेगा क्यों नहीं? उसके लिए एक और चीज यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम फिलर यूज करते हैं। फिलर क्या होता है? लकड़ी का बूरा। जब लकड़ी का अगर आपके घर में कभी काम हुआ है, ठीक है, तो वो मशीन से जो कटिंग वगैरह करते हैं उसको प्लेन करते हैं, तो वहां से लकड़ी का बूरा निकलता है। वो प्लास्टिक में अगर डालेंगे तो वो फिलर का काम करता है। फिलर क्या होता है? फिलर ऐसा सब्सटेंस जो प्लास्टिक की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करे। तो जब आप फोर्स लगा के उसको मोड़ते हो तो मोड़ने से आपकी फोर्स को वो विथस्टैंड करे और प्लास्टिक को टूटने ना दे। तो टूटने कौन नहीं दे रहा? फिलर। इजिली मोड़वा कौन रहा है प्लास्टिक को? किस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको मोड़ रहे हैं? प्लास्टिसाइजर। तो ये दो चीजें हैं। प्लास्टिसाइजर ने प्लास्टिक की मुड़ने की सलाहियत को, इलास्टिसिटी को बढ़ाया, और मुड़ने के बाद वो टूटे ना, वो प्रॉपर्टी किसने दी? उसको फिलर ने दी। ये बात दोनों चीजें समझ रहे हैं कि व्हाट इज प्लास्टिसाइजर एंड फिलर? ये दोनों चीजें समझ रहे हैं बेटा? प्लास्टिसाइजर और फिलर को दोनों को समझ रहे हैं? ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये कौन सा प्लास्टिक है? ये आपका बना है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर कैसे बनेगा? आपके पास हो थैलिक एसिड, हो टरथैलिक एसिड, और यहां पे क्या चीज है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन। अब पॉलीमर बनाने के लिए ये जरूरी है, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए, कि आपके दोनों मोनोमर जो को पॉलीमर है आपका, दो डिफरेंट काइंड के क्या है? मोनोमर है। तो दोनों एंड पे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होगा। तो अब यहां पे देखें कि इथाइलिन ग्लाइकोल में दोनों साइड पे अल्कोहल ग्रुप है। दोनों साइड पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। जब आप टरथैलिक एसिड को देखोगे उसमें भी क्या है? दोनों साइड पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से भी रिएक्शन हो रहा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल के यहां से भी एस्टरिफिकेशन लिंकेज बनेगी, इस साइड से भी बनेगी, फिर टरथैलिक एसिड के उस साइड से भी जो है रिएक्शन होगा, यानी ये पॉलीमराइज होते जाएंगे और साइड प्रोडक्ट निकलती जाएंगी। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। बाकी नीचे एग्जांपल्स हैं, नीचे क्या दिए हुए हैं? एग्जांपल्स। तो सिर्फ यही देखना है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन है? एडिशन है या कंडेंसेशन है? दोनों एग्जांपल जो है। स्टाइरीन जो है विनाइल बेंजीन को कहते हैं, तो ये पॉलीस्टाइरीन है। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन है? स्टाइरीन है। स्टाइरीन इज व्हाट? विनाइल बेंजीन। इथाइलिन है, इथाइलिन का पॉलीमर कौन है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? इथीन। और ये दोनों क्या चीजें हैं? ये दोनों एडिशन पॉलीमर्स हैं। ये दोनों एडिशन पॉलीमर्स हैं। आपको प्रोसेस और मोनोमर का नाम याद रखना होगा कि भाई पॉलीस्टाइरीन इज एडिशन पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, तो आप कहोगे एडिशन पॉलीमर।
आप कहोगे एडिशन। ये बात समझ आ रही है बेटा? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से बनता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक जो है इंसुलेटर यूज करते हैं, वायर के ऊपर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल केबल होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है वो आपका पीवीसी होता है। कौन सा पॉलीमर है? एडिशन है कंडेंसेशन है? बताते जाए जरा, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्या है? एडिशन है, एडिशन है, ठीक है। होमो है, को है? एक ही मोनोमर है, एक ही मोनोमर है यानी होमोपॉलीमर। बेकलाइट, बेकलाइट दो चीजों से बनता है, फार्मल्डिहाइड और फिनोल। फार्मल्डिहाइड और फिनोल दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन है? एडिशन है या कंडेंसेशन है? ये कंडेंसेशन है। होमोपॉलीमर है या को है? दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, एक फिनोल हो गया, दूसरा फार्मल्डिहाइड, क्या होगा? को होगा। नीचे है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन से, टेट्राफ्लोरोइथीन से, ठीक है। तो एक ही मोनोमर है, होमो होगा या एडिशन होगा? टेफ्लॉन होमो होगा, एडिशन होगा? दोनों होगा, होमो भी है एडिशन भी है, ठीक है। और क्या चीज है? मोनोमर कौन है? टेट्राफ्लोरोइथीन। प्लास्टिक का नाम क्या होगा? टेफ्लॉन। प्लास्टिक का नाम होगा टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का जो मोनोमर है वो आपका कौन है? टेट्राफ्लोरोइथीन। बस ये ध्यान में रखना है। पर्सपेक्स, इसको हम कहते हैं कि अनसेचुरेटेड ईस्टर को हम पॉलीमराइज करेंगे, अनसेचुरेटेड ईस्टर। तो पहले तो ये देख के बताएं, ये मोनोमर कोई भी हो सकता है इनमें। आपका मोनोमर स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हो सकती है, ये मिथाइल मीथेक्राइलेट है। ये आपकी पॉली स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हो सकती है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, दो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, एक साइड पे एक साइड पे। तो मुझे बताएं रिपीटिंग यूनिट इस तरह से होंगे, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन है? एडिशन है या कंडेंसेशन है? होमो है या को है? सोच के बताएं। तो पर्सपेक्स क्या होता है? होमो है या को है? ये होमोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। जब भी डबल बॉन्ड टूट के दो सिंगल बॉन्ड बनाए तो यानी एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। समझ आ गई मैडम? होमो एंड, ठीक है। अब ये क्या चीज है? टेराइलिन। टेराइलिन कैसे बनता है? जो पॉलिस्टर ऊपर हमने एग्जांपल किया था कि हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल हो, दोनों तरफ से अल्कोहल हो, और एसिड में दोनों तरफ से क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड हो। रिएक्शन कौन सा होगा? एस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनेगा। इस साइड से भी ईस्टर बनेगा, अब इथाइलिन ग्लाइकोल इस साइड से भी ईस्टर बनाएगा। अब यहां जो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा उसके उस साइड जो थैलिक एसिड होगा वो उसके साथ ईस्टर लिंकेज बनाएगा। एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन है? को है। कंडेंसेशन के साथ क्या है? कोपॉलीमर है। मोनोमर याद करोगे कि टेराइलिन जो है, टेराइलिन का मोनोमर कौन से हैं? टेराइलिन के दो मोनोमर्स हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, टरथैलिक एसिड, और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब आगे वाला जो नायलॉन आने वाला है, नायलॉन दो मरतबा एंटी टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एडिपिक एसिड वगैरह है। अच्छा, ये नायलॉन 66 जो है ये दो मरतबा आया हुआ है एंटी टेस्ट में, कि नायलॉन इज द, पहली बात कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके दो मोनोमर हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और दूसरा आपका एडिपिक एसिड, 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन वाला डायमाइन। अब दोनों साइड से रिएक्शन होगा, OH इस साइड से, हाइड्रोजन इस साइड से। अब हाइड्रोजन इस साइड से, फिर एडिपिक एसिड का OH उस साइड से। तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप बना है, फंक्शनल ग्रुप बना है वो कौन सा है? अमाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना है? अमाइड लिंकेज आपको मिलेगी किसमें? नायलॉन में। ईस्टर लिंकेज किसमें मिलेगी आपको? टेराइलिन में, पॉलिएस्टर में मिलेगी, ठीक है। बस ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एंड वाले प्लास्टिक थे, टेफ्लॉन वगैरह, ये चैप्टर नंबर 11 में है। प्लास्टिसाइजर, फिलर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये चैप्टर नंबर 11 में था। तो वहां का हमने, यानी चैप्टर 11 का प्लास्टिक एक बहुत बड़ी टॉपिक है, तो वो हमने इसमें कर ली, ठीक है। तो कल हम जो करेंगे, कल आप इसी टाइम जो है आएंगे 10 AM पे। तो कल हम जो करेंगे क्या रहेगा आपका? होमोलॉगस सीरीज रहेगा, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज के बाद हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम आइसोमेरिज्म करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे, छठे चैप्टर को। आर यू रेडी फॉर दैट गाइस? जी, एक्स्ट्रा क्लास होगी कल, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास होगी, शाम को आपकी टेस्ट होगी।